देखते हैं कुछ हॉस्पिटल से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। सर्जरी शुरू करने से पहले कौन सा फॉर्म भरना होगा? सर्जरी शुरू करने से पहले कौन सा फॉर्म भरना होगा? SF 520, SF 521, 522 और 523, 4 ऑप्शन। तो इसमें हम देखेंगे सही ऑप्शन कौन सा है आपका। तो यहाँ पर जो सही है वह है SF 522। तो जो सी आपका है वह है सही आंसर। ठीक है, तो ये 522 जो फॉर्म, इसके बारे में आपको बता दूं। SF 522 का मतलब मानक फॉर्म होता है, जिसे किसी ऑपरेशन के पहले भरना होता है। यह फॉर्म एक रिकॉर्ड है जहां मरीज और परिवार को ऑपरेशन प्रक्रिया, इसमें शामिल जोखिम आदि के बारे में पता होता है। वे सर्जरी, एनेस्थीसिया आदि के लिए सहमति देते हैं। सर्जरी से पहले मरीजों की महत्वपूर्ण स्थिति का भी इस फॉर्म में उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो आपको मैंने डिटेल से ही बता दिया कि इस फॉर्म का क्या यूज होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में और देखते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कार्डियक अरेस्ट से पीड़ित व्यक्ति के लिए कौन सा रंग कोड प्रयोग किया जाता है? कार्डियक अरेस्ट के लिए पूछा गया है। ठीक है, लाल, नीला, काला, हरा। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है वह है बी, नीला। नीला हमारा जो है सही आंसर है, बी। और कैसे, देखते हैं इस पे। जैसे अस्पताल जैसी जगह सूचना को शीघ्रता से संप्रेषित करने के लिए विभिन्न रंग कोडों का प्रयोग करती है, क्योंकि इन कोडों का मतलब सभी अस्पतालों में एक ही होता है। डॉक्टर, नर्स या मेडिकल स्टाफ तुरंत स्थिति को समझने और आवश्यक कार्रवाई करने में सक्षम होता है। नीला रंग कार्डियक अरेस्ट के लिए, लाल रंग आग के लिए, फायर, काला रंग बम की धमकी के लिए और हरा रंग निकासी के लिए प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो यही कारण है कि कार्डियक अरेस्ट से पीड़ित व्यक्ति के लिए नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं तीसरा। किन मामलों में मरीज के मेडिकल डेटा का खुलासा किया जा सकता है? मरीज के मेडिकल डेटा का खुलासा ऐसे कौन से मामले हैं जब किया जा सकता है? और ऑप्शन आपके 4 हैं यहाँ पर। आपातकालीन स्थिति में, कानूनी मुद्दों के मामले में, सेलिब्रिटी की मृत्यु के मामले में, अध्ययन उद्देश्यों के मामले में। 4 ऑप्शन मोस्ट कॉमन, आप समझ गए होंगे कि आंसर क्या होना चाहिए। तो आपको मैं बता दूं कि इसका सही जो आंसर है, कानूनी मुद्दे के मामले में किया जाता है। पुलिस वालों के जरिए मेडिकल डेटा का खुलासा किया जाता है। तीसरा इसका मतलब बी जो है इसका सही आंसर कहलाएगा। और इसका कारण यह है कि एक डॉक्टर और एक मरीज या एक अस्पताल मरीज चिकित्सा इतिहास के संबंध में सख्त गोपनीयता बनाए रखते हैं। यह मेडिकल केस किसी भी दुरुपयोग को रोकने के लिए है। गंभीर कानूनी मुद्दे होने पर ही मरीज के मेडिकल इतिहास का खुलासा किया जा सकता है। यहाँ तक कि जब डेटा अध्ययन उद्देश्यों के लिए एकत्र किया जाता है तो नाम और अन्य विवरण या व्यक्ति कभी नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इसका जो सही आंसर है वह है बी। अगला प्रश्न देखते हैं चौथा। एक्सरे प्रक्रियाओं के लिए रखे जाने वाले लेड जैकेट की मोटाई कितनी होती है? एक्सरे में यूज किए जाने वाले लेड जैकेट की मोटाई कितनी होती है? तो यहाँ पर आपको मिलीमीटर में वैल्यू दी गई है। 0.25, 2.5, 25 या 250 mm में यहाँ पे दी गई है मोटाई।
तो यहाँ पर जो चौथे का हमारा आंसर है वह है ए। ए हमारा सही आंसर होगा 0.25 मिलीमीटर। एक्सरे किरणें उच्च ऊर्जा विकिरण और लंबे समय तक उजागर रहने पर शरीर को नुकसान पहुंचाती है। इस प्रकार एक्सरे से होने वाले जोखिम और क्षति को कम करने के लिए सुरक्षात्मक सामग्री पहनना महत्वपूर्ण है। चूंकि शीशे का उपयोग एक्सरे को अवरुद्ध करने के लिए किया जा सकता है, शीशे यानी लेड, इसलिए 0.25 mm के शीशे की जैकेट का उपयोग किया जाता है। 0.25 mm की आगे और पीछे की कुल मोटाई 0.5 मिलीमीटर है। ठीक है, तो हमने डिस्क्राइब में भी पढ़ लिया है इसका आंसर। अब अगला प्रश्न देखेंगे हम। ये है अगला प्रश्न, पांचवा। रेडियोधर्मी उपकरण अधिकतर कहाँ रखे जाते हैं? बेसमेंट में, शीर्ष मंजिल पर, इमारत के बाहर, बिजली उत्पादन कक्ष के करीब। पांचवा प्रश्न, इसका आंसर गैस करिए। तो इसका जो सही आंसर है वह मैं आपको बताता हूँ। ए इसका सही आंसर होगा, बेसमेंट में। रेडियोधर्मी उपकरण बेसमेंट में रखे जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रेडियोधर्मिता का उपयोग करने वाले उपकरण अधिकतर तहखाने में रखे जाते हैं। इससे विकिरण को नियंत्रित किया जा सकता है और रिसाव की स्थिति में बड़े पैमाने पर जोखिम का होने की संभावना कम होती है। यदि उपकरण टूट जाता है तो उपकरण बेसमेंट में होने पर चोट और क्षति का भी जोखिम कम होता है। ठीक है, यही कारण है कि रेडियोधर्मी उपकरण को बेसमेंट में रखा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मुर्दा घर में कितना तापमान बनाए रखा जाता है? तो यहाँ पर 4 वैल्यू दी गई हैं आपको। 0 डिग्री सेल्सियस और 2 डिग्री सेल्सियस, 2 से 4, 4 से 6 और 6 से 8। 4 यहाँ पर वैल्यू दी गई है डिग्री सेल्सियस में। तो मुर्दा घर का तापमान हम बताएंगे। इसका सही आंसर होगा आपका बी, 2 से 4। इसका जो सही आंसर होगा डिग्री सेल्सियस। इसका कारण यह है कि मुर्दा घर वह स्थान है जहां शव रखा जाता है। पहली बात, क्षय प्रक्रिया को धीमा करने और किसी भी संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए इसे कम तापमान पर रखा जाता है। मुर्दा घर का उपयोग तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो लेकिन उसका अभी तक अंतिम संस्कार नहीं किया गया हो, या यदि सब लावारिस हो, आदि कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो यही कारण है मुर्दा घर का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां। पोर्टेबल एक्सरे की सहायता से एक्सरे करते समय न्यूनतम दूरी कितनी रहनी चाहिए? पोर्टेबल एक्सरे की बात हो रही है यहाँ पर। तो इसकी सहायता से एक्सरे करते समय न्यूनतम दूरी कितनी रखनी चाहिए? तो यहाँ पे भी आपको 4 वैल्यू दी गई हैं। 0.5 मीटर, 5.0 मीटर, 50 मीटर, 500 मीटर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वह है सी, 50 मीटर। सी इसका आपका सही आंसर होगा। जब पोर्टेबल एक्सरे की मदद से एक्सरे प्रक्रिया की जाती है तो आसपास के लोगों को 50 मीटर की दूरी बनाए रखनी चाहिए। एक्सरे करने वाले व्यक्ति को जोखिम से बचने और कम करने के लिए एक सुरक्षात्मक एप्रन और मास्क पहनना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर 80। अगला प्रश्न देखते हैं। डायथर्मी मशीन द्वारा कौन से सर्जिकल कार्य किए जाते हैं? डायथर्मी मशीन से कौन से सर्जिकल कार्य किए जाते हैं? तो 4 ऑप्शन, काटना, जमावट, फुलावेशन, बी काटना फुलावेशन, सी काटना जमावट, डी जमावट फुलगरेशन। तो इसका जो सही आंसर होगा वह आपका वह ए होगा,
काटना, जमावट और फ्लोवेशन। ठीक है गाइस, ये इसका राइट आंसर है। काटना तब होता है जब गर्मी इतनी अधिक दी जाती है कि कोशिका जल जाती है और अलग हो जाती है, इससे चीरा बन जाता है, इसलिए काटना पड़ता है। स्कंदन तब होता है जब साइटोप्लाज्म इतना गर्म हो जाता है कि वह उबलकर आपस में जुड़ जाता है। अब फुल्गुरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्मी लागू की जाती है और एक फैलती हुई क्रिया होती है। यह एक बड़े क्षेत्र को कवर करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है ना, ऑपरेशन टेबल में कितने सेक्शन होते हैं? जो ऑपरेशन की टेबल होती है उसमें कितने सेक्शन होते हैं? तो 4 ऑप्शन, 1 से 3, 4 से 5, 6 से 7 या 7 से 8। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका बी है, 4 से 5। बी आपका राइट आंसर है। तो जो टेबल को इस तरह से विभाजित किया गया है कि ऑपरेशन के दौरान शरीर के एक निश्चित क्षेत्र को ऊंचा किया जा सके और यह सर्जन को उस क्षेत्र तक बेहतर पहुंच की अनुमति देता है। बिस्तर के मुख्य 4 विभाग सिर, वक्ष, जांघ और फिर पैरों के लिए हैं। कभी कभी पेट और पैर के पेल्विक क्षेत्र में कमर को सहारा मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 सेक्शन में बांटा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 10वां प्रश्न देखते हैं। ओटी में किस प्रकार की लाइटें मौजूद है? ओटी में, ऑपरेशन थिएटर की बात करें, ऑपरेशन थिएटर में किस प्रकार की लाइटें मौजूद हैं? ठीक है, तो इसका जो 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं, फ्लोरोसेंट लैंप, एलईडी लाइट्स, टंगस्टन लाइट या एलसीडी। 4 ऑप्शन है, तो बी इसका सही आंसर होगा। एलईडी लाइट्स का उपयोग होता है ऑपरेशन थिएटर में। एलईडी लाइटों को छाया रहित रोशनी भी कहा जाता है। यही कारण है कि ऑपरेशन में इनका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, क्योंकि तब सर्जन और नर्स छाया मरीज पर नहीं पड़ती है। सर्जन और नर्स की छाया मरीज पर नहीं पड़ती है। वे 70,000 से 1,20,000 लुमेन की रोशनी भी पैदा कर सकती हैं, जो थिएटर में पर्याप्त चमक सुनिश्चित करता है। यही सब कारण है कि एलईडी लाइट्स का उपयोग किया जाता है ओटी में। 11वां प्रश्न देखेंगे अब हम। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे यूवी लैंप के नीचे क्यों रखा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे यूवी लैंप के नीचे क्यों रखा जाता है? ऑप्शन देखिए, त्वचा रोग की संभावना को कम करने के लिए, पीलिया की संभावना को कम करने के लिए, उचित रक्त प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए, हड्डियों को पोषक तत्वों को अवशोषित करने की अनुमति देने के लिए। तो ये थे हमारे 4 ऑप्शन। सही ऑप्शन इसका जो है वह होगा बी, पीलिया की संभावना को कम करने के लिए किया जाता है। तो बी हो गया इसका सही आंसर। और कैसे? जन्म के बाद शिशु का यकृत अधिक सक्रिय हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चे का वातावरण पूरी तरह से बदल जाता है और शरीर को भी नुकसान न हो, इसके लिए लीवर की सक्रियता बढ़ जाती है। यह बढ़ी हुई गतिविधि पित्त वक्रण में उत्पादन में वृद्धि का कारण बनती है और पीलिया का कारण बनती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पीलिया बच्चे को नुकसान न पहुंचाए, जन्म के बाद बच्चे को हल्के यूवी प्रकाश में रखा जाता है और निगरानी के लिए रखा जाता है। ठीक है, तो यही कारण है कि यूवी लैंप के नीचे बच्चे को पैदा होने के बाद रखा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां, चिकित्सीय वायु में गैसों का अनुपात क्या है? चिकित्सा में, हॉस्पिटल वगैरह में जो वायु यूज होती है उनमें कौन गैसों के क्या परसेंटेज, उनका अनुपात हमें बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आप देखिए, पढ़िए। और इसका मैं आपको सीधे सही आंसर बताता हूँ, वह है ए
78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन। इसका जो सही अनुपात है वह 1 है। चिकित्सा वायु सामान्य वायु की तरह ही है, लेकिन वायु संयंत्रों में इसका उपचार किया गया है। इसका उपयोग सर्जरी के दौरान या उसके बाद रोगियों को हवा प्रदान करने और सब सामान्य श्वसन कार्यों को बनाए रखने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो हमने अनुपात जान लिया है चिकित्सीय वायु का। अगला प्रश्न देखेंगे 13वां। हार्ट लंग मशीन का उपयोग कितने समय तक किया जा सकता है? हार्ट लंग मशीन 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे। 4 ऑप्शन आपके पास, तो 20 का सही आंसर है 6 घंटे। हृदय शल्य चिकित्सा के दौरान फेफड़े की मशीन या कार्डियो बाईपास मशीन का उपयोग किया जाता है। मशीन हृदय की तरह काम करती है। यह फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करती है और शरीर में भेजती है। ठीक है, यही कारण है क्या इसका उपयोग 6 घंटे तक किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग टाँके लगाने के लिए नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में किसका उपयोग टाँके लगाने के लिए नहीं किया जाता है? रेशम, नायलॉन, पॉलिएस्टर, बेकेलाइट। सही आंसर आपका डी, बेकेलाइट का उपयोग नहीं किया जाता है। डी आपका सही आंसर होगा। टाँके लगाना घाव को बंद करने की प्रक्रिया है। इसे या तो पीछे से सिला जाता है या वापस लपेट दिया जाता है। घाव को सिलने के लिए विभिन्न सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, लेकिन बेकेलाइट जो है कठोर गैर लचीला पदार्थ है, इसलिए इसका उपयोग टाँके या धागे के रूप में नहीं किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न 15वां। रक्तचाप माप को खालिस्तान प्रमुख तरीकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। 2, 5, 7, 10। सही आंसर है 2 इसका सही आंसर होगा। रक्तचाप माप को 2 तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है। रक्तचाप को गैर आक्रामक तरीकों से नापा जा सकता है। गैर आक्रामक तब होता है जब मापने की विधि पूरी तरह से शरीर के बाहर होती है, यानी प्रकाश या दबाव डिटेक्टरों की मदद से। आक्रामक तब होता है जब कोई ट्यूब या मापने वाला उपकरण शरीर में डाला जाता है। ठीक है, तो ये 2 प्रकार की विधियां हैं, 2 तरीकों से वर्गीकृत किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ए, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। डायलिसिस के लिए उपयोग की जाने वाली झिल्ली खालिस्तान से बनी होती है। सेलुलोज, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीइथाइलिन और चिटिन। डायलिसिस में उपयोग की जाने वाली झिल्ली खालिस्तान से बनी होती है। सही आंसर आपका सेलुलोज से बनी होती है। ये झिल्ली सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज एक आसानी से उपलब्ध पदार्थ है जो रक्त या शरीर में कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। यह सस्ता और कुछ छेड़छाड़ के साथ इसकी ताकत बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 17वां। खालिस्तान के मामलों में कृत्रिम त्वचा की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। विच्छेदन, जलन, एक्जिमा, त्वचा कैंसर। खालिस्तान के मामलों में कृत्रिम त्वचा की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। तो इसका जो सही आंसर है वह है बी, जलन की। जलन इसका सही आंसर होगा। जलन के मामलों में कृत्रिम त्वचा सबसे अधिक आवश्यकता होती है। बी इसका सही आंसर है। जलना सबसे खतरनाक और दर्दनाक चोटों में से एक है। त्वचा शरीर की रक्षा पहली पंक्ति है और कई अन्य कार्य भी करती है, तो यह अक्सर व्यक्ति के लिए घातक होता है। जली हुई त्वचा एक निश्चित समय के भीतर शरीर से हटा दिया जाता है।
तो यह संक्रमण का कारण बन सकता है। लेकिन एक बार त्वचा को हटा देने के बाद इसे दोबारा उगाना एक लंबी और दर्दनाक प्रक्रिया है। इस प्रकार कृत्रिम त्वचा एक त्वरित और तेज तरीका है। यह घायल क्षेत्र को ढक सकता है और उस पर नई त्वचा उगाने में धीरे धीरे खराब हो सकता है। यह छिल सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 18वां। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? 1 से 7 दिन, 8 से 12 दिन, 14 दिन या 1 महीना। तो सही आंसर इसका बी, 8 से 12 दिन। प्लेटलेट्स का जीवन काल 8 से 12 दिन होता है। प्लेटलेट्स के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे तो प्लेटलेट्स मेगाकासीज से बनते हैं। इस प्रकार अनिवार्य रूप से वे एक कोशिका के टूटे हुए हिस्से हैं और इस प्रकार शरीर को किसी भी समस्या से बचने के लिए अंततः हटा दिया जाना चाहिए। इस प्रकार 8 से 12 दिनों के भीतर लीवर उन्हें रक्त परिसंचरण से हटा देता है। ठीक है, तो इसका भी आंसर हमें पता चल गया। प्लेटलेट्स का जीवन काल 8 से 12 दिन होता है। 19वां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी छाती की हड्डी है? स्कैपुला, पसलियां, स्टर्नम, हंसली। तो सही आंसर है इसका सी, स्टर्नम। इसमें छाती की हड्डी जो है स्टर्नम है। स्टर्नम या इसे ब्रेस्ट बोन छाती से केंद्र में स्थित नेकटाई के आकार की एक लंबी सपाट हड्डी। यह हृदय, फेफड़ों और प्रमुख रक्तवाहियों को चोट से बचाने में मदद करता है। ठीक है, तो स्टर्नम इसका सही आंसर। 20वां क्वेश्चन। मानव कंकाल का कौन सा भाग मानव मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए हेलमेट बनता है? टेम्पोरल हड्डी, हाइपोहाइड, मैंडिबल, कपाल। तो इसका जो सही आंसर है वह है डी, कपाल। कपाल मस्तिष्क बॉक्स या खोपड़ी का बड़ा और खोखला हिस्सा है जो कपाल गुहा में मस्तिष्क को घेरता है और उसकी रक्षा करता है। यही इसका कार्य है। ठीक है, 21वां प्रश्न देख लेते हैं। मनुष्य में रीढ़ की हड्डी के कितने जोड़े पाए जाते हैं? 12, 13, 31, 33। मनुष्य में रीढ़ की हड्डी के कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा सी, 31। 31 इसका सही आंसर होगा पहले तो इसका आंसर हमने देख लिया, सी, 31 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं 22वां। श्वसन द्वारा नियंत्रित होता है सेरेब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लिंगुटा, हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा सी, मेडुला ऑब्लिंगुटा। श्वसन मेडुला ऑब्लिंगुटा के द्वारा नियंत्रित होता है। इसका जो सही आंसर है आपका बी है। श्वसन मेडुला ऑब्लिंगुटा द्वारा नियंत्रित होता है। मेडुला ऑब्लिंगुटा ब्रेनस्टेम में स्थित है। यह परिसंचरण को भी नियंत्रित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं 23वां। मस्तिष्क के दो गोलार्धों को क्या जोड़ता है? जो मस्तिष्क के दो गोलार्ध हैं उनको क्या जोड़ता है? पोन्स, पिया मैटर, कॉपर्स कैलोमस, डीएनए सेल फ्लॉन। ठीक है, तो इसके चार ऑप्शन और सही जो है उसका आंसर वह है कार्पस कैलोसम। कार्पस कैलोसम इसका सही आंसर है। कार्पस कैलोसम तंत्रिका तंतुओं का एक मोटा बैंड है जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स लोब को बाएं और दाएं गोलार्ध में विभाजित करता है। यह
दोनों गोलार्धों के बीच संचार के लिए मस्तिष्क के बाएं और दाएं पक्षों को जोड़ता है। अगला प्रश्न देखेंगे। गर्भाशय परतों में, माफ कीजिएगा, गर्भाशय परतों से बना होता है। गर्भाशय खालिस्तान परतों से बना होता है। 1 2 3 4। सही आंसर आपका 3। गर्भाशय जो है 3 परतों से बना होता है। 3 परतें जो है, आंतरिक परत, मध्य परत और बाहरी परत, 3 प्रकार की परत होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, लास्ट, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे लंबा है? पेट, ग्रास नली, छोटी आंत, बड़ी आंत। सही आंसर है सी, छोटी आंत। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा हिस्सा है। यह लगभग 20 फीट या 6 मीटर लंबा है। यह संकीर्ण और नलिकाकार भाग है जो उदर गुहा के मध्य और निचले भाग में रहता है। ठीक है, तो छोटी आंत सबसे लंबी होती है। थैंक यू गाइज, मिलते हैं इसी प्रकार अगले वीडियो में।